तो चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कल हमने डिस्कस किया था अबाउट स्पेक्ट्रा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये मैंने बताया था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो है वो कुछ डिफेक्ट्स थे, और चूँकि रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि आखिरकार जो है वो फॉर्मेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा कि एटम के अंदर से लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, उसमें से तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा निकलना चाहिए। तो ये बात जो है ना उसको एक्सप्लेन किया था एक अलग साइंटिस्ट ने 1913 में, जिसका नाम था नील्स बोहर। तो नील्स बोहर, इट इज़ नील्स एक्चुअली, सो नील्स बोहर जो थे ही वॉज अ डैनिश फिजिसिस्ट। डैनिश मतलब जो डेनमार्क में रहते हैं उनको डैनिश कहा जाता है। वो एक डैनिश फिजिसिस्ट थे, माहिर तबियात थे, नोबेल प्राइज़ होल्डर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रदरफोर्ड की जो एटॉमिक मॉडल है उसकी गलतियों को, दो गलतियाँ जो दो डिफेक्ट्स उनके अंदर थी, उसको दूर किया था। और रदरफोर्ड की गलतियों को दूर करने के साथ साथ उन्होंने जो है वो क्या किया था कि एक नया एटॉमिक मॉडल भी प्रपोज किया था, जिसको हम लोग कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, या जिसको हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम। चूँकि रदरफोर्ड कहा करता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इधर उधर बेतरतीब इरेगुलर वे पर घूमते रहते हैं। तो एक फिक्स उसने एक पोजीशन नहीं बताई थी, बस उसने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं कहीं पर भी। नील्स बोहर था, उसने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट की गिर्द जो है वो मूव करते हैं, बिल्कुल जिस तरह से हमारे पास जो सोलर सिस्टम हमारा है, सोलर सिस्टम जिसमें जो है वो सेंटर में हमारे पास अर्थ है, सॉरी सन है, और सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में डिफरेंट प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सारे प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में एक घूम रहे होते हैं सूरज के अराउंड। बिल्कुल वैसे ही एटम का भी सेम स्ट्रक्चर होता है सोलर सिस्टम जैसा, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो बीच में होता है सूरज की तरह, और डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड जिस पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, घूमता है, जिसको ऑर्बिट या शेल हम कह सकते हैं, जो सर्कुलर शेप का होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम, जो नील्स बोहर का प्रपोज किया हुआ था। और हम बचपन से एटम को उसी तरह बनाते आए हैं, न्यूक्लियस बीच में करके गोल गोल दायरे में जो है वो शेल बनाते हुए हम आए, तो वो बोहर्स का ही एटॉमिक मॉडल कहलाता है वो। तो नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर बेस करते हुए उसने बनाया था। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि as soon as electron revolves in its own energy level, it neither radiates nor absorbs energy। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एनर्जी लेवल में, एनर्जी लेवल से मुराद यहाँ पर है एनर्जी लेवल जिसको हम कह रहे हैं, इस एनर्जी लेवल को आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं या फिर आप उसको शेल भी कह सकते हैं। एक ही बात है कि जब अब तक इलेक्ट्रॉन अपने खुद के शेल पे घूमता रहता है, तब तक ना तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ना तो वह एनर्जी को रेडिएट करता है। अपनी ही एनर्जी लेवल में, अपने ऑर्बिट में जब तक वो घूमता रहता है, ग्राउंड स्टेट जिसको हम कहते हैं, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ना ही वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है, वो घूमता ही रहेगा अपने एनर्जी लेवल पे। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करता, बल्कि उस रास्ते की, उस पाथ की एनर्जी होती है जिसको इस्तेमाल करके उसमें घूम रहा होता है। इसलिए ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना रेडिएट करता है। तो एब्जॉर्ब और रेडिएट किस सूरत में करता है, वो सेकंड पॉइंट में बताया उसने। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, देन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एंड व्हेन इट रिटर्न्स टू लोअर एनर्जी लेवल, देन इट एमिट्स एनर्जी। कि अगर हम एक एटम की बात करें, यहाँ पर हमने एक एटम ड्रॉ किया, लेट्स से हाइड्रोजन का यहाँ पर एक एटम है। तो हाइड्रोजन के एटम के पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट एनर्जी लेवल पर, जिसको हम E1 कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट शेल है, इसको n=1 कह देते हैं फर्स्ट शेल, दिस इज n=2, दिस इज द सेकंड शेल। ठीक है, तो फर्स्ट सेल की जो एनर्जी है उसको E1 कह दे रहे हैं और सेकंड सेल की एनर्जी E2 है। और याद रखें हमेशा फर्स्ट सेल की एनर्जी कम होती है, सेकंड सेल की एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी जो है वो इंक्रीज होते रहती है। मिसाल के तौर पे E1 की एनर्जी लेट से मैं कह देता हूँ कि 10 जूल इसकी एनर्जी है और E2 की एनर्जी है 15 जूल है। ठीक है जी, तो अभी इलेक्ट्रॉन 10 जूल वाले एनर्जी लेवल पर घूम रहा है, फर्स्ट ये इसकी अपनी एनर्जी लेवल है। तो ये क़यामत तक इसके अंदर घूमता रहेगा, ना एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज़ करेगा एनर्जी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप मारेगा, लोअर से जब वो हायर की तरफ जंप मारेगा, तो सूरत में क्या होगा कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। चूँकि ऊपर जो है 15 जूल वाली है ना, तो कितनी जूल बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, 5 जूल। 5 जूल एब्जॉर्ब करके 15 जूल उसकी हो जाएगी और वो लोअर हायर एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। जब इस स्टेट पर वो आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जंप मार देता है। लेकिन वो हायर एनर्जी लेवल पर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वहाँ पर कुछ देर तक रहता है, उसके बाद दोबारा वो क्या होता है, वापस आ जाता है अपने ग्राउंड स्टेट पे। ये एक्साइटेड स्टेट है और जो पहले स्टेट इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है, तो जितना उसने एब्जॉर्ब किया होता है ना, उतना वो रिलीज़ कर देता है, रेडिएट कर देता है, एमिट कर देता है, लिबरेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। जैसे 5 जूल उसने एब्जॉर्ब किया था ना, और जब वो वापस आएगा लोअर से हायर पे, सॉरी हायर से लोअर पे, तो क्या करेगा कि वो जो 5 जूल है वो उसको रिलीज़ कर देगा।
तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल पे घूमता रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, ना एब्जॉर्ब ना रिलीज। लेकिन लोअर से हायर पे जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर पे जाएगा तो रिलीज कर देगा। समझ में आ गई बात? थर्ड है द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। कल जो हमने पढ़ा था मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, कल की क्लास इसी पर थी कि जो एनर्जी रिलीज करेगा ना एटम इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी जो है वो क्वांटा की सूरत में रिलीज करेगा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज कितना करेगा उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं फॉलोइंग फॉर्मूले से। दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहला है तो E2 माइनस E1, लोअर हायर एनर्जी लेवल से वैसे लोअर को माइनस कर दो। मिसाल के तौर पे इसने हायर से लोअर पर आते हुए कितना उसने रिलीज कर दिया, तो E2 में से E1 माइनस कर दो। E2 15 था और E1 10 था, 15 माइनस 10 5 हो गया। 5 जो इसने यकीनन एमिट किया होगा, रिलीज किया होगा। या आप इसे नहीं करना चाहे तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है जो कल हमने पढ़ा था, प्लांक्स इक्वेशन। उसमें क्या था, डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू, चेंज इन एनर्जी बराबर होगी h इंटू न्यू। h इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट इसका है वो अब उसको समझें। ओनली दोज स्टेशनरी स्टेट्स या ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस आर पॉसिबल वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है, इसी को हम लोग कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन। अब ये क्या चीज़ है, कहते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ वहीं जगह पर ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम देखो एक चीज़ होती है मोमेंटम किसे कहते हैं आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं m/v, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, अगर कोई बैटरी स्ट्रेट मूव कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा, p से इसको शो कर देना, p इक्वल टू m/v मोमेंटम। और अगर कोई बैटरी सर्किल में मूव कर रही है गोल दायरे में, तो फिर उसका लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, फिर उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम को जो रेडियस है ना, पाथ का रेडियस, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू वी इंटू आर। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। मास, वेलोसिटी और रेडियस जो है पाथ उसका जो है वो प्रोडक्ट, ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। m इंटू आर आप कह लें, या लीनियर मोमेंटम को जैसे r से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से कह लें। तो सिर्फ उन्हीं जगहों पर न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स जो है वो पॉसिबल होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल किसे कहते हैं, इंटीजर से जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे जैसे 2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, चूँकि यहाँ होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है ना ये। वैसे 2 का 3 भी हो सकता है, अब उन्होंने सर 2 का मल्टीपल 3 है, इंटीग्रल मल्टीपल 3 नहीं है। 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। जैसे कि 5 हो सकते हैं, 2 को 5 बनाना है, ठीक है, तो 5 भी बना सकते हैं 2 को। तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि अगर पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कुछ भी बन जाएगा, तो वो सारे उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, जस्ट इंटीजर्स से, होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1, 2, 3, 4 से जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो इंटीजर कहते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर जो है। इंटीग्रल मल्टीपल 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना है h अपॉन 2 पाई को। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ वहीं जगह पर ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे जहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई। h है प्लांक कांस्टेंट, 2 पाई मतलब 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं डिग्रीज के अंदर, मैथमेटिक्स स्टूडेंट जानते हैं, रेडियन में इसी को 2 पाई कहा जाता है। 1 पाई 180 डिग्री होता है, 2 पाई 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो NH अपॉन 2 पाई। n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर इंटीजर है और ये नंबर ऑफ शेल बताते हैं, इसकी वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। मतलब अगर आपको किसी एटम का अगर आपको निकालना हो एंगुलर मोमेंटम, तो n की जगह वैल्यू लिख दो। जैसे n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई। फर्स्ट शेल के लिए जो है वो ये आ जाएगा h अपॉन 2 पाई। सेकंड शेल के लिए कितना आ जाएगा, 2h अपॉन 2 पाई। तो सेकंड शेल के लिए सिर्फ h अपॉन पाई आ जाएगा। थर्ड शेल के लिए कितना आ जाएगा, 3h अपॉन 2 पाई। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब n पे आप नंबर ऑफ शेल लगाते हैं जो शेल आपको चाहिए। तो ये उसने बता दिया था एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका। इसी को हम लोग बोहर्स क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, बोहर की थ्योरी में ये आखिरी पॉइंट है उसका। ठीक है, तो बात समझ में आ गई सारी यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस किया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल को देखते हुए अब यहाँ पर हम उसकी कुछ डेरिवेशंस करेंगे। नाउ देयर इज अ सीरीज ऑफ डेरिवेशंस गोइंग टू स्टार्ट इन चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं दैट इज़ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम यहाँ पर मालूम करेंगे कि किस तरह से नील्स बोहर ने मालूम किया था हाइड्रोजन के एक एटम का रेडियस जो कि 0.529 एंगस्ट्रॉम निकलता है। तो आज हम ये काम करने वाले हैं क्लासरूम के अंदर। एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है, एक कहा जाता है एक सुई के नोक के ऊपर 40 करोड़ एटम आ सकते हैं।
तो एक एटम यकीनन बहुत छोटा होता है, तो दुनिया में कोई भी स्केल, कोई भी वर्नियर कैलिपर, कोई भी स्क्रू गेज इस काबिल नहीं है कि वो किसी एटम के साइज़ को या उसके रेडियस को बता सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल वे पर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स को इस्तेमाल करके हम यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन के एटम के रेडियस आज हम निकालेंगे तमाम मिलकर। तो रेडियस किसे कहते हैं आप जानते हैं, हाफ ऑफ द डायमीटर, ये सेंटर से लेकर किनारे तक के डिस्टेंस सर्किल के, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक डायग्राम आपके सामने बनाई है। हाइड्रोजन के एक एटम है, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम सिंपल है या सिंपलेस्ट एटम होता है हाइड्रोजन का। ठीक है ना, सबसे सादा तरीन एटम होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है और एक शेल है इसके पास, उसके एन की वैल्यू 1 है, ये के शेल है, एन की वैल्यू 1 है। और आप जानते हैं पहला शेल जो होता है एटम के अंदर वो के शेल कहलाता है, के एल एम एन ऐसे चलते हैं ना शेल्स। सेंटर से लेकर जो है वो किनारे तक का डिस्टेंस या हाफ ऑफ द डायमीटर आप कह लो, ये हो गया इसके रेडियस। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने सर्किल यहाँ पर ड्रॉ किया, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बराबर है Z इंटू ई के। अच्छा, वैसे तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है तो एक ही प्रोटॉन के बराबर चार्ज इसका आना चाहिए। ठीक है, तो बट ये जो है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज जो है वो बराबर ही होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही जो है वो प्रोटॉन का चार्ज होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बट यहाँ पर Z क्या शो कर रहा है, Z क्या चीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि Z यहाँ पर है एटॉमिक नंबर, और E जो यहाँ पर है वो चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उसको हम E से शो करते हैं, दैट इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो अब ज़रूरी तो नहीं है। अच्छा, ये जो यहाँ पर हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की, ये सिर्फ हाइड्रोजन पर नहीं लगता, बल्कि ये जो डेरिवेशन ऑल दोज एटम्स, उन तमाम एटम्स पर लग सकता है। ऑल दोज एटम्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, हर उस एटम पे हम इस डेरिवेशन को लाकर फिक्स कर सकते हैं जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। और आप जानते हैं ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ग्रुप 1A में क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सब ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। इन सब के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन सब पर ये बोहर्स का एटॉमिक मॉडल या बोहर्स का रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की डेरिवेशन आकर लग सकती है। तो अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, यही अगर हम लिथियम की बात करते तो लिथियम के पास तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर तो 3 होता है लिथियम का, तो उसके पास 3 प्रोटॉन होंगे उसके अंदर, तो उसका Z क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम सोडियम की बात कर लें तो Z कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हम पोटेशियम की बात कर लें तो Z एटॉमिक नंबर उसका अलग होता है, 19 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये Z इंटू ई से मुराद क्या है, टोटल चार्ज इन द न्यूक्लियस। अगर हाइड्रोजन है तो उसके लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी तमाम एटम्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। और ई तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट है, वो हमेशा सेम रहता है। क्लियर? तो Ze इज द चार्ज इनसाइड न्यूक्लियस। बाहर है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ये इसका ऑर्बिटल डायरेक्शन है कि जिस तरह से यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। इसका मास m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। दिस इज द चार्ज ऑफ, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, दोनों के चार्जेस सेम है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। जितना चार्ज प्रोटॉन में होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है, बस एक में प्लस में होता है, एक में माइनस में होता है सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहती है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है ना बच्चे, तो 2 तरह की वेलोसिटी उसकी होती है। आप जानते हैं ना, अगर आपने मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ा है फिजिक्स के अंदर चैप्टर 4, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जब कोई बॉडी सर्किल में घूमती है तो उसकी 2 वेलोसिटी होती है। एक है ना, एक वो वेलोसिटी होती है जो कि जिसको हम ओमेगा कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और एक होती है जो टेंजेंट बना के निकलती है सर्कुलर पाथ पे, v जिसको हम कहते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो नॉर्मली हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, वो रेडियन पर सेकंड में होती है, ठीक है ना, और ये मीटर पर सेकंड में होती है। तो ये v है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो जिसको मीटर पर सेकंड में जो है उसको हम नापते हैं, तो ये इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी हम नहीं जानते वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, ये हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है तो उसके अंदर 2 फोर्सेस लगते हैं, ये भी जानते हैं आप, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंटर सीकिंग फोर्स, वो फोर्स जो सेंटर की तरफ होती है वो कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल। और जो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो दोनों तरह के फोर्सेस लगेंगे इलेक्ट्रॉन इस पे घूमेगा तो, ठीक है। ये अब समझ में आ रहा है डायग्राम में मैंने क्या बनाया है इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम का पोस्टमार्टम किया असल में, कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहा है। एक अब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में घूमता है ना, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, एक्सेलरेशन जीरो होती है, ठीक है। सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होता है। और जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगी, कोई भी बॉडी, तो उसके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ती है। वो क्या? कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। जब तक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बराबर नहीं होंगे वो बॉडी सर्कल में नहीं घूम सकती है। सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के लिए दोनों फोर्सेस का सेम होना जरूरी होता है, तब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है। कोई भी एक फोर्स अगर ज़्यादा हो जाए ना तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी, वो लीनियर पाथ बनाते हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम रस्सी है, रस्सी से मैंने पत्थर बांध दिया और वो रस्सी को पकड़ के मैं घुमाए जा रहा हूँ रोप को, तो वो घूमता रहेगा क्योंकि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बराबर है। और अगर इस तरह से हो जाए कि अगर मैं उस रस्सी को छोड़ दूँ तो एक फोर्स बढ़ जाएगी ना, सेंटर की तरफ बाहर जाने वाली फोर्स, तो वो क्या होगा? वो टेंजेंट बनाता है, वो पत्थर सीधा के निकल जाएगा। ऐसे ही होता है ना, जब पत्थर को घुमाते हुए छोड़ते हैं फ़ौरन से हाथ से। तो दोनों बराबर जब तक है तब तक जो है वो क्या हो सकता है कि बॉडी सर्किल में घूमती है, वरना सर्किल पे घूमना इम्पॉसिबल है किसी भी बॉडी के लिए। ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो सर्किल में घूम रहा है ना भाई, सर्किल में घूम रहा है तो दोनों बराबर होने चाहिए उसके लिए। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताऊँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एनी फोर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। सेंट्रीपिटल फोर्स बज़ाहिर कोई फोर्स नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कोई दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है, जो सेंटर की तरफ खींच रही होती है बॉडी को। दूसरी फोर्सेस, अब मैं आपको 3-4 मिसाल देकर साबित करता हूँ। जैसे कि अगर मैंने पत्थर है, रस्सी से बांध कर मैं पत्थर को घुमा रहा हूँ, अब वो कौन सी फोर्स है जो पत्थर को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने में मजबूर कर रही है और सेंटर की तरफ खींच रही है? तो वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है। वो जो टेंशन फोर्स है ना स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मैंने बांधा हुआ पत्थर को, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्शन के तौर पे काम कर रही है इसके अंदर, टेंशन फोर्स, हमने उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह दिया। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर क्या होता है कि कोई बॉडी, कोई कार है, कोई कार जो है वो सर्किल के अराउंड मूव कर रही है, कोई कार है, वो कार जो है वो किसी चौरंगी के अराउंड बॉट के गिर्द जो है वो घूम रही है। अब वो कार को कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेंटर की तरफ खींच कर रखी हुई है? वो है फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर कर रही है। अगर फ्रिक्शन खत्म कर दो तो क्या होगा? वो टेंजेंट बनाते सीधी टकरा जाएगी कहीं पे दीवार पे जाके, घूमेगी नहीं वो। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। इसलिए जो है वो कर्व, वो जो पहिए वगैरह होता है ना, उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए उसमें जो है वो होल्स बनाए जाते हैं, डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। अगर बिल्कुल प्लेन हो जाएगा तो वो नहीं फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर अर्थ है, हमारा अर्थ है, सूरज के अराउंड घूम रहा है, अब वो कौन से ऐसे फोर्स है जो अर्थ को सूरज के अराउंड घूमने में मजबूर कर? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? देन दिस इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो सूरज के अराउंड घूम रहा है। तो इससे मैंने अभी ये साबित किया आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है फिजिक्स के अंदर। दूसरी फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं जो सेंटर की तरफ खींचती है बॉडी को। वो टेंशन भी हो सकती है, वो फ्रिक्शन भी हो सकता है, वो ग्रेविटी भी हो सकती है, सही है। एटम के केस में वो फोर्स ना तो टेंशन है ना तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता एटम पर। और तीसरी चीज़, ना तो ही वो जो है वो आपको कह सको टेंशन इन द स्ट्रिंग है, कुछ नहीं है। बल्कि वो फोर्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन की तरफ किस वजह से खिंचाई हो रही है, या किस तरह से वो सेंटर की तरफ जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये प्रोटॉन इसको खींच कर रखेगा अपनी तरफ, सेंटर की तरफ खींच कर रखेगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है एटम के केस में, पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन। तो यही मैंने बात की। इन द केस ऑफ एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। फील आना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, मतलब डेरिवेशन जब हम करेंगे ना, जब तक आपको फील नहीं आया ना सब्जेक्ट का, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे उसको। रट्टा मारने में तो कुछ नहीं, एक लाइन ही तो है, बट समझना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होती। तो ये अलग अलग फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं जो किसी बॉडी को सेंटर की तरफ खींच कर रखती हैं। तो एटम के केस में प्लस माइनस के अट्रैक्शन को खींच कर रखती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमने यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स को चेंज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर लिया, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने Fe लिख दिया, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को Fc लिख दिया, Fc फॉर सेंट्रीफ्यूगल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है एक लॉ हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, क्या कहलाता है वो? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जानते हैं, है ना? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर किसके हो जाएगा? K(Q1 Q2 अपॉन R²। K इज व्हाट? K यहाँ पर क्या होता है बच्चे? यस, कूलम्स कांस्टेंट। वैल्यू याद है किसी को? किसी को वैल्यू याद है K की? 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9, ये होती है 9 × 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या हो जाएगी? K को निकालना है ना, FR²।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। निकालना आता है यूनिट, ये के यहीं रखा हो, आर स्क्वायर को उधर ले गया, न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर हो गया, और Q1 Q2 इधर नीचे आ गया तो क्या हो गया, कूलम स्क्वायर है। क्यू मतलब चार्ज है ना ये, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ कहलाता है। Q1 फर्स्ट चार्ज और Q2 सेकंड चार्ज, के कूलम्स कांस्टेंट, आर क्या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, सही है। तो Q1 क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है Ze, वहाँ पर भी मैंने बताया Ze क्या है, और Q2 क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं अपनी। Fe क्या हो जाएगा, के Q1 मतलब Z इंटू ई, और Q2 क्या हो जाएगा सिर्फ E अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है यहाँ तक, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो और जेड ई इंटू ई है तो क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, रेडियस को निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। तो अभी हम रेडियस को फिलहाल फाइंड आउट नहीं कर सकते, वजह क्या है पता है, के की वैल्यू तो चलो कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट, जेड एटॉमिक नंबर है पता है, ये भी ई चार्ज ये भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी पता है, बट वेलोसिटी मैंने अभी बताया था, वेलोसिटी कोई नहीं बता सकता। तो रेडियस निकालना है हाइड्रोजन का आर, ठीक है, और वी ना आर पता है ना वी पता है। एक वक्त में जब दो अननोन वेरिएबल होते हैं तो आप किसी भी सूरत में आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, मैथमेटिक्स ये कहती है। किसी एक को वी को हटाना पड़ेगा, मिस वी को हटाना है यहाँ पर, तो हम इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, अभी फिलहाल कर ही नहीं सकते कुछ भी, अब क्या करें, हाथ पाँव कट गए हमारे, छोड़ दो यहाँ तक, कहीं और से भी निकालने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले टॉपिक में मैंने बताया था बोहर्स क्वांटाइजेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर के मुताबिक आप जानते हैं ना, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये पढ़ा था ना। यहाँ से m हटा लो तो m बराबर, सॉरी v हटा लो तो v बराबर किसके हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये m और r मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर दें, ये जो वैल्यू आई यहाँ पर हमारे पास v की, इसको क्या कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ v की जगह डाल लेते हैं, ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर मतलब एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू डू द लॉन्गेस्ट डेरिवेशन ऑफ केमिस्ट्री हियर, सबसे बड़ी डेरिवेशन जो है ना केमिस्ट्री के वो करने वाले हैं, तो बहुत सिंपल है, समझना है ठीक से। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर हो गया, एम एन एच को खोल दिया, ओपन कर दे, क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ये पूरा खुल गया स्क्वायर के साथ, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, अच्छा और भी चीज़ें कट रही हैं भाई, एम से ये स्क्वायर कट गया, और तो कुछ नहीं कट रहा भाई, नहीं अब सब सही है। आर को इधर ले आते हैं, बाकी इसको इधर ले आते हैं, जो कि रेडियस मालूम करना है। आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। इसको ये तो ऐसे बिल्कुल सही लिख दिया, यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है रेडियस के लिए, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसी को हम लोग एक और तरह से लिख देते हैं, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो वही चीज़ लिखी है मैंने, जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। एन स्क्वायर एच, एम ये रहा, जेड ये रहा, ई स्क्वायर ये रहा, के ये रहा, 4 ये रहा, पाई ये रहा, सब है बराबर है। इसको इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, निमोनिक बना लेंगे। ये बहुत मेन इक्वेशन आ गई, इसमें ज़रा से भी गलती होगी तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे पेपर में। इसको हम इस तरह से याद कर लेते हैं कि नहीं है, निमोनिक है इसकी, नहीं है मज़े की 4 पाई, तो एन एच नहीं है मज़े की 4 पाई, नहीं है मज़े की 4 पाई आ गया तो सही हो गया, मतलब बस ये तरीका है, मेरा स्टाइल है ये, ठीक है। कि हमें मतलब सही किया, मतलब गलती नहीं किया मतलब इसके अंदर, ठीक है। अब क्या है कि इस वैल्यू पुट करके यहाँ पर रेडियस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस निकालने के लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी सबकी, एक एक करके सब वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ हर वैल्यू के एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल का निकालना है, हाइड्रोजन पे एक ही शेल होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। एच क्या है यहाँ पर, एच है प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है भाई, 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है, बस हम वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर दोबारा लिख दो 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31 kg। ओके, मास हो गया। जेड क्या है भाई, एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। 1 हो गया। आगे गए ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कूलम। के फॉर व्हाट, कूलम्स कांस्टेंट, और कूलम्स कांस्टेंट मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्या है, 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 4 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 4 तो 4 ही होता है। पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.142। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ पता हमें, ये सारे कांस्टेंट है, सारे के सारे वैल्यूज़, तो पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़। तो R इज इक्वल टू n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर मतलब 6.625 × 10⁻⁻34 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन उसके बाद m दैट इज़ 9.11 × 10⁻31, उसके बाद z मतलब 1, उसके बाद e 1.6 × 10⁻19 कूलम, उसके बाद 4 k है, k की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। अच्छा, e का स्क्वायर था ना, तो e का स्क्वायर भी यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ओके, k हो गया, उसके बाद 4 को तो 4 लिख दिया और पाई को 3.142 और इसका स्क्वायर। नाउ यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द वैल्यू विच इज कमिंग। ठीक है, जब आपने इसको कैलकुलेट किया, आगे बढ़ते हैं, जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यूज जो आपके पास आ रही है, सचना तुम बताओ क्या वैल्यू आ रही है आर की। यस, एक्सपोनेंट -11। अच्छा, यूनिट क्या आने के लिए कि चूंकि हमने ये सारे के सारे यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम में रखा है, सिस्टम इंटरनेशनल में रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, ऐसे सिस्टम में मीटर में आ जाएगी। तो दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू हमने निकाली। दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, नेक्स्ट जब हम इसे बात करें तो ये देखो, इसको हम अलग तरह से अब लिखते हैं ना, देखो थोड़ा सा चेंज करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्सपोनेंट हटा देते हैं यहाँ से। मैं यहाँ -11 पावर को -10 करना चाहता हूँ, मतलब मैं यहाँ पावर को एक +1 इसमें कर दूंगा तो ये -10 हो जाएगा, और पावर को ऐड करने के लिए पॉइंट को क्या लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ता है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर एक कदम पीछे, एक स्टेप बैक पे मूव किया, ये हो गया 0.529 है ना, और पावर जो है वो -11 में एक ऐड हो जाएगा तो ये -10 हो जाएगा। अब बच्चे पूछे सर ये करने की क्या वजह थी आपकी, ऐसे भी तो सही था 0.529। चूँकि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो क्या कि 10 की पावर -10 मीटर ये बराबर होता है, कल भी लिखा था मैंने जगह पर, किसके बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो मैं इस 10 की पावर -10 को एंगस्ट्रॉम से चेंज कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। इससे क्या हो गया, बस बच्चों सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा, ये जो नंबर है थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया एंगस्ट्रॉम की सूरत में, जो कि एटॉमिक रेडियस की यूनिट जो है ना 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ए जो लिखते हैं ना, ये ए, दिस ए इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम, साइंटिस्ट के नाम पर ये। अच्छा, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट का। अच्छा, पेपर में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सेकंड ऑर्बिट का बताइए रेडियस कितना होता है, अब क्या करेंगे। अब बच्चे बोलते हैं सर क्या अगर सिर्फ एक नंबर का लेट से न्यूमेरिकल आ गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या पूरा का पूरा दोबारा मालूम करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखो, अगर सेकंड शेल आ रहा है तो सिर्फ चेंज क्या, ये एन ही चेंज होगा ना सिर्फ सेकंड शेल के लिए, या थर्ड शेल के लिए सिर्फ एन चेंज होगा, बाकी सारे वैल्यू तो थर्ड शेल के लिए सेम ही रहेगी, कोई भी शेल आ जाए। तो हम इस एन स्क्वायर को अलग कर लेंगे और इन सबको अलग कर लेते हैं, और ये पूरे की वैल्यू ही जो है वो ये इतनी आ रही 0.529। इस कंप्लीट की वैल्यू हो चुकी है, एन को तो हमने वैसे ही 1 रखा हुआ था। तो इसका मतलब हम आर एन अगर हम बात करें फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, अगर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम रेडियस मालूम करना हो, nth से मुराद क्या, कोई भी नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना लेंगे कि आर एन रेडियस ऑफ n ऑर्बिट बराबर हो गया, अब इस n स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और ये पूरा नंबर इसी के बराबर है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब क्या हो गया बच्चे, ये हमारे पास वो फॉर्मूला तैयार हो गया कि जिसको हम नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम।
तो इससे क्या हो सकता है, किसी भी ऑर्बिट का जो है रेडियस आप मालूम कर सकते हैं। अब मैं लेट से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ न्यूमेरिकल इसका, जो कि आपके एग्जाम में आस्क किया जा सकता है चैप्टर 3 का, कि 2 ही न्यूमेरिकल है, कभी बता रहे हो कि नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन एक पेपर में आ गया, न्यूमेरिकल है कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बताइए कितना होता है, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन टू यू, आपको दिया हुआ क्या है, गिवन क्या होगी आपको, सिर्फ एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेल कितना शेल है, 2 शेल है, बस, और तो कुछ गिवन नहीं है। रिक्वायर्ड क्या है, पूछे क्या जा रहा है आपसे, थर्ड ऑर्बिट का सेकंड ऑर्बिट के रेडियस R2 पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन। अब हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। सही है भाई, यही फॉर्मूला लगाया, इस वाले फॉर्मूले को वहाँ n की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529, कितना आ गया आंसर, R2, कैलकुलेट करो, 2.116 एंगस्ट्रॉम। ये सेकंड ऑर्बिट का रेडियस। थर्ड ऑर्बिट का बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा, 3 लगा देंगे, 4 में 4, 5 में 5 में 6। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया Rn के लिए। क्लियर है चीज़ें सारी, ठीक है, दैट्स इट, लिख लें।